स्टार्ट किया था उसमें हमारे पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर हमने बात कर ली थी, रेजिस्टेंस को देख लिया था। आज जरा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ये कि ताकि कल पास्ट पेपर्स कर सकें। तो अगर हम शुरू करें इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, देखो हमने अब तक अज्यूम किया था कि बैटरीज जो है हमारी जो सोर्सेज होती हैं उनकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, वो आइडियल होती है। तो एक आइडियल बैटरी के बारे में ये होता है कि एक आइडियल सोर्स दैट इज अ सेल या बैटरी हैज नो रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो कि एक एक्चुअल सोर्स जो होती है या एक रियल सोर्स जो होती है, इट हैज सम रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स अपनी थोड़ी एनर्जी उसमें से इमर्ज होते हुए जाया करते हैं। मतलब अगर किसी सेल पे लिखा हुआ 1.5 वोल्ट्स तो इट्स not going to behave as 1.5 volts all the time. Its voltage is going to vary. The output terminal voltage is going to be different as rated on the cell. तो rated value है लेकिन output terminal voltage rated value के बराबर नहीं आ रहा होता. Say it's going to be different and it's going to be lower than 1.5. हाँ, it's not going to be same all the time. It's going to be different depending on the circuit. कैसे? अजीम करें आपके पास बैटरी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी है स्मॉल आर। ये मैंने बाउंड्री बना दी कि भाई इतना हिस्सा आपका सेल है। मतलब अगर आपके पास सेल होता ये इस तरह का होता, सही, तो हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया। इसके आगे मैं अपना पूरे सर्किट अटैच करता हूँ। कोई एक बड़ा रेजिस्टर लगा दिया मैंने, कैपिटल आर। मेरा जो सेल है उसका ईएमएफ है ई, ये उसकी रेटेड वैल्यू है। जैसे 1.5 वोल्ट्स सेल पे लिखा हुआ है, 3 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स लिखा हुआ सेल। इस ईएमएफ से करंट आएगा सोर्स में से, रेजिस्टर से पास होगा और रेजिस्टर के ऊपर एक वोल्टेज वी आपको मिल रहा होगा। ये वोल्टेज वी इस बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस आने वाले वोल्टेज के बराबर है अगर वायर्स आइडियल हो। तो जो वोल्टेज वी है, वी इज द वोल्टेज अक्रॉस आवर सेल or across a resistor and also the terminal voltage across the cell. या क्या टर्मिनल वोल्टेज हो। अब अगर मुझे ये वोल्टेज निकालना है तो मैं एक सिंपल सीरीज सर्किट है, मुझे पता है कि भाई टोटल वोल्टेज जो होता है वो V1 और V2 के बराबर होता है। लेट से बोलता है भाई एक वोल्टेज स्मॉल आर पे ड्रॉप हो रहा है, एक वोल्टेज कैपिटल आर पे ड्रॉप हो रहा है। तो मैं V1 और V2 की जगह में लिख सकता हूँ एक वोल्टेज स्मॉल आर पे और एक वोल्टेज कैपिटल आर पे। इन दोनों पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा उसका सम ईएमएफ के बराबर आना चाहिए। कैपिटल आर पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज मेरा V है, उसको मैं टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा हूँ। मेरी बैटरी के अक्रॉस असल में आ कितना रहा है वोल्टेज, ईएमएफ तो है ही लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस पे तो थोड़ा वोल्टेज आया हो जाएगा ना। तो अगर मेरे सर्किट में करंट आई का चल रहा है तो मैं टोटल वोल्टेज को लिख दूंगा ईएमएफ ई, और वोल्टेज ड्रॉप एट द इंटरनल रेजिस्टेंस को लिख सकता हूँ आई आर, आई करंट और स्मॉल आर उसकी रेजिस्टेंस प्लस द वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा ई माइनस आई आर। आपकी ईएमएफ में से जो रेजिस्टेंस पे इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज कितना है। और ये चीज जो है ये फिक्स नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज across battery
is not fixed, it's variable. अब ये कैसे कह सकते हो वेरिएबल है? इक्वेशन देखो, मुझे बताओ कि कैसे कहा जा सकता है कि हाँ ये वेरिएबल है। ऐसी क्या चीज आपको फंक्शन में नजर आ रही है जिससे ये अंदाजा होगा कि हाँ ये हर वक्त सेम नहीं मिलेगा, ये चेंज होता रह सकता है? करंट को देखो ना, ये करंट सर्किट पर डिपेंड कर रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टर पर डिपेंड कर रहा है। बिकॉज I in the circuit varies with the external resistance. आप जितना बड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाओगे आपका करंट उतना कम होता जाएगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होता जाएगा। मतलब एक बड़ा रेजिस्टर अगर लगा दिया जाए बाहर तो आई कम हो जाएगा, आई कम होने से इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ज़्यादा। तो सोचो ना कि कैपिटल आर इंक्रीजेस, नतीजे में आई वुड ड्रॉप क्योंकि ईएमएफ सेम है। आई ड्रॉप होने से ये पूरा आई आर कम हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप एट द रेजिस्टर, जिसके नतीजे में वोल्टेज ड्रॉप एट योर कैपिटल रेजिस्टर विल इंक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा आपका। तो हमारे पास एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम बैटरी से पावर कितनी ड्रॉ कर सकता हूँ, बोलो तो हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये दोबारा बता देंगे ये बात? भाई अगर मैं बाहर का जो रेजिस्टर है बड़ा लगा दूं तो इससे क्या होगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगा ना, या नहीं होगा? ठीक, कम हो जाएगा। जब सर्किट का करंट कम हो गया तो पूरे सर्किट में कम करंट चल रहा है। अगर मैं छोटे वाले रेजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप निकालूं वही इक्वल्स आई आर लगा के, करंट कम है तो वोल्टेज कम आएगा ना उसके ऊपर। सही। बैटरी का वोल्टेज उतना ही है, सही है। बैटरी के वोल्टेज में से अब अगर मैं इस छोटे रेजिस्टर पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज हटा दूं तो मेरा रिमेनिंग वोल्टेज जो अब एक्सटर्नल रेजिस्टर पे आ रहा है अब वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? कि पहले अगर इंटरनल सर क्या करा? ड्रॉप हो रहा था, सर क्या करा, दोबारा बोल। पहले अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, सही है, जी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि करंट कम ट्रेवल होना शुरू हो गया ना, तो आई सही। इंटू का प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा। नहीं आई बात ये समझ में? देखो था, 2 रेजिस्टर हैं, एक स्मॉल आर है कैपिटल आर, सही। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, जानते हो ये तुम? राइट। सही। अगर मैं इस छोटे आर की वैल्यू को कम कर दूं, वोल्टेज डिवाइड होता था, अब इस पे वोल्टेज कम आएगा ना, क्योंकि V इक्वल्स आई आर सही। के मुताबिक जितनी आप अगर रेजिस्टेंस कम करते हैं किसी की तो वोल्टेज कम आता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ वोल्टेज कि मैं कम आते हैं। रेजिस्टेंस कम नहीं कर रहा, मैं रेजिस्टेंस को फिक्स कर रहा हूँ, सही। मेरे स्मॉल आर की रेजिस्टेंस फिक्स है, सही, इसको चेंज नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि मैंने कैपिटल आर जो था वो बढ़ा दिया। जब मैंने कैपिटल आर बढ़ा दिया तो इस पे वोल्टेज ज्यादा आएगा ना। सही। वोल्टेज ज्यादा यही है। चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी रेजिस्टेंस बाहर ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास उसके ऊपर आने वाला वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। सर इसमें आर फिक्स रहना जरूरी है ना, वरना वो वेरी करता रहेगा। आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल वो कहाँ से रेजिस्टेंस। वेरी करेगी यार? हाँ, फिर से वो फिक्स्ड रहना, से फिक्स्ड वैल्यू। राइट। सही है सर, समझ गया समझ गया। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
कि बैटरी में से मैक्सिमम पावर कितनी निकाली जा सकती है एक रियल बैटरी में से। See, what is the maximum power output that can be extracted out of a real battery? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा कि हम इस पर बात कर लें, और वो है पावर का अपना फॉर्मूला। पावर का जो अपना फॉर्मूला है उस चीज के ऊपर जिक्र किया जाए। पावर का फॉर्मूला क्या होता था भाई? I square into R, I into V, V बिल्कुल, square upon R. पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। What done upon time? इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं वोल्टेज और चार्ज को मल्टीप्लाई करूं तो वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और इस वर्क डन को उठा के मैं इस जगह रख देता हूँ, वोल्टेज इनटू चार्ज अपॉन टाइम। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो मैं I इक्वल्स क्यू अपॉन टी, मैं जो क्यू अपॉन टी मेरे पास इस फॉर्मूले में मौजूद है, मैं उसको I से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो पावर हो जाएगा V इंटू आई, और जिसको आप दूसरे अल्फाज में बोलते हैं पावर इक्वल्स आई। पावर इक्वल्स आई भी आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी से दो ब्रांचेस निकलती हैं। सही है, मैं वोल्टेज की जगह आई आर लगा दूं अगर, तो पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और मैं अगर करंट की जगह वी अपॉन आर डाल दूं, वी रहने दूं एज इट इज, तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दो फॉर्मूले और निकल आते हैं हमारे पास। ये तीन फॉर्मूले हैं जो हम पावर के लिए यूज करते हैं। एक छोटा सा मैंने रिव्यू दे दिया पावर की डेफिनेशन का और डेरिवेशन का डेफिनेशन का। बैक टू द टॉपिक। तो भाई मैक्सिमम पावर हमारे रजिस्टर में से कितनी ड्रॉ हो सकती है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताता है एक रियल बैटरी में से। तो अज्यूम करो कि ये एक रियल बैटरी है जिसके अंदर एक छोटा सा इंटरनल रजिस्टर लगा हुआ है, और इसके बाहर एक कैपिटल रजिस्टर आर लगा हुआ है। ये उसका ईएमएफ ई है। इसके जब भी सवाल आए ना, कभी भी परेशान होकर सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे सॉल्व करना जैसे ये सीरीज सर्किट है, स्मॉल आर और कैपिटल आर है। स्मॉल आर को सीरीज सर्किट के तौर पर ट्रीट करना और किसी तरीके से ट्रीट नहीं करना, सारे सवाल आराम से हल हो जाएंगे इसके। जहां तुमने इसमें कुछ गड़बड़ करके सोचना शुरू किया ना, या तुम्हारे लिए अजाब खड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए मैं बोलता हूँ भाई, मेरे सर्किट के अंदर एक स्पेसिफिक करंट फ्लो कर रहा होगा, सही है, आई, और इस रजिस्टर में पावर लॉस हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो पावर आउटपुट मुझे इस रजिस्टर में मिल रहा है वो आई स्क्वायर आर के बराबर है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। तो भाई अगर इस रजिस्टर के पावर आउटपुट की बात करूँगा स्क्वायर आर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें करंट ना हो, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस के थ्रू निकाल सकूँ। मैं करंट एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो करंट को एलिमिनेट करने के लिए मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। करंट को एलिमिनेट करने के लिए मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V इक्वल्स आई आर। तो मैं बोलता हूँ अगर मैं टोटल ईएमएफ कंसीडर करता हूँ तो करंट आई हो जाएगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर का सम, मतलब टोटल वोल्टेज इक्वल टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं भाई
अपने इस पावर इक्वल आई स्क्वायर आर में आई का जो ये फंक्शन आया है ई अपॉन आर प्लस आर, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पावर आउटपुट हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर, और ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर बच जाएगा पावर आउटपुट इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ये ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ है। ये है आपके पास आउटपुट पावर का फंक्शन। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमें एक बड़ी जबरदस्त कहानी देता है। इसका ग्राफ हमें बताता है कि भाई अगर हम पावर को अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लॉट करें, अगर हम पावर को अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ यूं बनता है, ऐसा। थोड़ा तमीज का बना दो। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन के सामने आता है। तो एक ऐसी रेजिस्टेंस आती है बेटा जिस पे ये समझ लो कि आपके पास मैक्सिमम पावर आउटपुट आती है। बैटरी से सबसे ज्यादा पावर ड्रेन कर सकते हो एक ऐसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के। और वो क्या होती है, अगर इसको जज करना चाहते हो, ठीक, उसके लिए थोड़ा सा मैथ जरूरी होता है, डिफरेंशिएशन अप्लाई की जाती है यहाँ पे। स्टेशनरी पॉइंट फंक्शन का निकालने के लिए आप डिफरेंशिएट करते हो, सही। और ये होता है जब आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। मैक्सिमम power from the battery is received when external resistance is equal to internal resistance. When the maximum resistance is equal to the internal resistance, तो external equals the internal resistance, इस वक्त आपका maximum power output मिलता है। और चाहो तो assume करके देख लो, values consider करो कि भाई मेरे पास internal resistance जो है वो 1 ohm की है, let's say, और मेरी बैटरी है 1 वोल्ट की। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बिल्कुल सीधा सीधा। मेरी बैटरी 1 वोल्ट की है, मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की है। मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की 3 वैल्यूज रखूंगा और तीनों पे निकाल के दिखाऊंगा पावर आउटपुट। एक दफा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखी मैंने मिसाल के तौर पे 1 ओम ही, मतलब बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस के। एक दफा रखेंगे हम 0.8 ओम्स से कम, और एक दफा रख के देखेंगे हम उससे ज्यादा, से 1.2 ओम्स। और इन तीनों में पावर आउटपुट निकाल के देखो। अगर मैं यहाँ पे पावर निकालूं, फॉर्मूला मेरे पास है मौजूद, R अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। 0.8 अपॉन 1.8 का होल स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। एक आंसर हम यहाँ से निकालते हैं। ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 1.8 का होल स्क्वायर इंटू 1, मतलब 1। तो पावर आ रही है बेटा यहाँ पे हमारे पास 0.2469, मतलब 0.247 वॉट्स। ये इस वक्त की सिचुएशन है अभी की। अगर पावर मैं निकालूं 1 ओम के ऊपर तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 + 1 = 2 स्क्वायर
इंटू 1 स्क्वायर, वोल्टेज मैंने 1 लिया था ना, तो 1/4 इज 0.25, 0.25 वाट्स। इसी तरह थर्ड पे निकालो, R अपॉन R प्लस आर मतलब 2.2 हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 थी, एक्सटर्नल 1.2 इंटू 1 स्क्वायर, 1.2 डिवाइडेड बाय 2.2 का स्क्वायर, अगेन 0.248। मैक्सिमम पावर आपको तभी मिली जब आपकी इंटरनल एक्सटर्नल बराबर था। आप उससे कम कर रहे थे रेजिस्टेंस को तब भी पावर आउटपुट कम हो रही थी, आप उससे ज्यादा कर रहे थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तब भी पावर आउटपुट आपके पास कम हो रही थी। मैक्सिमम आउटपुट आपको इस वैल्यू पे मिला, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और चाहो तो पता भी कर सकते हो ये मैक्सिमम आउटपुट होगी कितनी, मैक्सिमम आउटपुट होगी कितनी ये भी पता कर सकते हो। ऐसे तो भाई पावर आउटपुट जो था वो R अपॉन R प्लस आर का होल स्क्वायर था। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने मैक्सिमम पावर निकालनी है, उस वक्त मैं स्मॉल आर रख दूंगा अपने कैपिटल आर की जगह। ठीक है, अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो ये, या इसको इस तरह से कर लो, आर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको और मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसे ला के, हो जाए ई स्क्वायर अपॉन 4r। मुझे पता है एज स्मॉल आर इक्वल्स कैपिटल आर, ये दोनों बराबर हैं इस वक्त, तो मेरी मैक्सिमम पावर आती ई स्क्वायर अपॉन 4r। इतना पोर्शन जो है ना ई स्क्वायर अपॉन 4r, इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट ऐसा होता तो बस बैटरी होती और रजिस्टर होता और आपसे बोला जाता कि बेटा आप पावर आउटपुट निकालो। तो आप जब वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते तो आपका फॉर्मूला बन जाता ई स्क्वायर अपॉन आर। यानी आपकी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट आ रही है इस वक्त, वो आइडियल पावर के मुकाबले में, मतलब आइडियली जो पावर आउटपुट आपको मिल सकती थी उसका क्वार्टर होता है खाली, 25%। मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, बैटरी बिल्कुल आइडियल बैटरी होती, तो आप 25% ऑफ द पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। तो 25 बोल रहा हूँ, 100% कर सकते थे। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो मैक्सिमम पावर अब आप ड्रेन कर सकते हो वो सिर्फ 25% है उसके, जो पहले किया जा सकती थी। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 75% आपके पास पावर आउटपुट कम हो। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सवाल? हेलो सर। जी जी बोले बेटा। सर मतलब ये पावर मैक्स है 25% हमें मिल सकती है बैटरी से या पावर सोर्स से। हाँ, ये क्या लोगे, मैक्सिमम 25% बैटरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर सकती है। बिल्कुल।
तो आगे बढ़ते हैं जरा। इंटरनल रेजिस्टेंस और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बाद अब जरा पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो। पोटेंशियल डिवाइडर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करें ना तो हमारे पास सर्किट्स को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इसमें सीरीज सर्किट सॉल्व करना है ना थोड़ा लंबे हो जाता है करंट वरंट निकालना। तो मैं बेसिक सिर्फ सीरीज सर्किट को सॉल्व, बल्कि एक काम करता हूँ मैं पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला सिर्फ डिराइव कर देता हूँ छोटा सा, उसके बाद फिर ये है कि आगे की तरफ उसको लेके चलेंगे। ये पोटेंशियल डिवाइडर है, पोटेंशियोमीटर नहीं है, अभी बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिवाइडर जो सर्किट होता है आपके पास, it's nothing but a simple series circuit with two resistors. It's simple a circuit with two resistors, nothing more than that. और अगर आपको किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, सही, V1 चाहिए या V2 चाहिए, आपके पास एक सीधा सीधा रास्ता होता है। आपको पता है सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज की डिवीजन है वो रेजिस्टेंस के रेशियो के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज आउटपुट कितना आ रहा है। देखो हमारे पास, अगर मैं आपको पूरे सर्किट के लिए इक्वेशन बना के दूं तो V इक्वल्स आई आर मैं पूरे सर्किट पे लगा सकता हूँ। तो मेरा वोल्टेज VT होगा, करंट I और रेजिस्टेंस R1 और R2 का सम। ठीक है, अगर मैं सिर्फ किसी एक रेजिस्टर पे V इक्वल्स आई आर लगाऊं तो मेरा V V1 होगा, ये I और रेजिस्टेंस मेरे पास R1 हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं करंट को सब्जेक्ट बनाता हूं और ये हो जाएगा VT अपॉन R1 प्लस R2। मैंने उसको आगे उधर रख दिया। तो इफ आई वांट V1, इट्स बेसिकली R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VT। इन शॉर्ट, जिस भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चाहिए, वो जिस भी रेजिस्टर पे आपको वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस रखी हुई न्यूमरेटर में, डिवाइडेड कर दिया टोटल रेजिस्टेंस से, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वोल्टेज। आसान जबान में बोलूँ, जिसकी भी रेजिस्टेंस चाहिए, जिसके भी वोल्टेज चाहिए उसकी रेजिस्टेंस रखी ऊपर, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। दैट इज इट। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आपको ऐसा भी नजर आ सकता है। कभी कभार एग्जाम में क्या करता है, एक वायर दे देता है बीच में लगा के, और एक वोल्ट मीटर दे देगा यहाँ पे, और ये एंड खाली छोड़ेगा, ये जॉकी होती है। आप जिस भी जगह पे जाके इस जॉकी को प्लेस करोगे ना बेटा, सही, तो उतना पोर्शन जो इस दोनों टर्मिनल के दरमियान में आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ए है और ये एक्स है, तो ए और एक्स में आने वाला जो वायर होगा वो एक रेजिस्टर की तरह बिहेव कर लेगा, और एक्स से बी की तरफ जाने वाला जो वायर होगा वो एक अगले रेजिस्टर की तरह बिहेव कर लेगा। मतलब ये हो जाएगा रेजिस्टर ए एक्स और ये हो जाएगा रेजिस्टर एक्स बी। ये इस तरह से हो जाता है। और आप जितना इस एक्स को आगे की तरफ लेके जाते चले जाओगे, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक,
पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक जाए तो वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज होगी। सही, ए के ऊपर वोल्ट मीटर रीडिंग बिल्कुल जीरो होगी क्योंकि दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट पे मौजूद है ना, और बी के ऊपर वोल्ट मीटर रीडिंग ईएमएफ के बराबर आएगी। तो क्या वैसा है कि जैसे पूरी पूरी बैटरी के अक्रॉस आपने अटैचमेंट कर दी, यही एक रेजिस्टर लगा हुआ था, इसके अलावा कोई रेजिस्टर था नहीं, यहाँ से आप अटैचमेंट हो गए थे। अगर बिल्कुल मिडवे होंगे ए बी के, आधा वोल्टेज आ रहा होगा, मतलब मिडवे समवेयर बिटवीन ए बी, जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ का हाफ होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस की फॉर्म में, इसको आप लेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो भाई? आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन ए, जिसके मुताबिक रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतने टाइम्स ही बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई V1 जो था वो था R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VT। मैं R1 प्लस R2 को RT लिख सकता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। मेरी टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो मैं R1 की जगह रॉ एल अपॉन ए रख रहा हूँ, रॉ एल ओवर ए, इसमें लेंथ होगी L1। RT की जगह भी रॉ एल ओवर ए लिखा जाएगा, इसमें लेंथ होगी LT इंटू VT। रॉ ए कैंसिल हो गया, वोल्टेज का लेंथ की टर्म में फॉर्मूला आ गया L1 अपॉन कैपिटल L इंटू VT। ये टोटल लेंथ है, ये कोई सी भी लेंथ हो सकती है जो वोल्ट मीटर के दरमियान में होगी। मतलब ये कि अगर ये आपकी बैटरी है और ये आपका वायर था, तो ये आपके पास टोटल लेंथ, ठीक है, ये आपकी टोटल लेंथ L हो गई। ये बैटरी का ईएमएफ VT, इसको कैपिटल E भी बोल सकते हो, और मैंने वोल्ट मीटर अटैच कर दिया यहाँ पे। इतनी लेंथ जो है स्मॉल एल आप कह सकते हो या L1 कह सकते हो, तो ये हो जाए। आप पूछो सवाल इसमें क्या है। R3 R4 भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं। जितने रजिस्टर्स हों उन सब, लेकिन सीरीज में होने चाहिए। फॉर्मूला सिर्फ सीरीज के लिए जस्टिफाइड है या पैरेलल के लिए नहीं। सर बोलो। जरूरी तो नहीं है ना कि दो रजिस्टर्स हों, अभी तो तीन भी हो सकते हैं, चार। अभी क्या बोला मैंने? शुमाइल यही तो पूछ रहा था, शुमाइल का भी यही सवाल आया था कि सर R3 और R4 भी हो सकते हैं या सिर्फ R1 R2 पे ही चलेगा ये फॉर्मूला। मैं यही बोला कि भाई सीरीज में हो, भले कितने हो, 10,000 रजिस्टर हो, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
जिस भी रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए उसको रखा न्यूमरेटर में, डिवाइड कर दिया टोटल रेजिस्टेंस से, R1 R2 R3 R4 टिल R1000 सब, लेकिन सब सीरीज में, सब कुछ सीरीज होना चाहिए। पैरेलल के लिए फॉर्मूला नहीं है भाई। तमाम रेजिस्टर्स को तुमने ज्वाइन करके टोटल रेजिस्टेंस निकाली, उसको रखा नीचे, ऊपर रखी उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए था, मल्टीप्लाई करा दिया EMF, आंसर आ जाएगा उसके अक्रॉस। सही है। सही है भाई। बात है, आज के लिए इतने रखेंगे हम।